नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और हम आज अपनी परसेंटेज के नए कंसेप्ट की तरफ हैं, जिसमें आपको मैं कल क्लास पढ़ाई थी तो उस क्लास के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, आज मैं उन क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व आउट करने वाला हूं। तो बच्चे एक बार आप जो हैं क्लास को शेयर ज़रूर करें, पहले सभी दोस्तों को मतलब कि साथ शेयर करें और जोड़ लें उनको, के साथ जोड़ें उनको। तब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। तो मैं जो कल क्लास कराई थी भैया आपको, तो उम्मीद है कि वो आपने ली होगी। अगर आपने नहीं ली अभी तक का वो क्लास, तो आप उस क्लास को भी मतलब कि ज़रूर करें। और अगर बेसिकली बात करूँ तो जो मैं जितने पार्ट कराए हैं परसेंटेज के, उन सब पार्टों को आप सोल्व आउट कीजिए, उन पार्टों को वॉच कीजिए, तो आपका कंसेप्ट जो होगा वो अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा। तो बच्चे आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या, किसी घन की भुजा 10% बढ़ाई गई तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई क्यूब है और उसको क्यूब की प्रत्येक साइड का मतलब है, क्यूब है तो इसका मतलब है उसकी प्रत्येक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक साइड में ही 10% क्या इंक्रीजमेंट होगा। और साइड क्या होगी बच्चे क्यूब की, तो आप कहोगे कि एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो बच्चे वॉल्यूम होगा लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, यानी कि LBH। तो बच्चे आप ये ध्यान से देखिए कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना, तो एक वेरिएबल आपके पास L है, एक वेरिएबल आपके पास B है और एक वेरिएबल आपके पास H है। तो इसका मतलब यहाँ 3 वेरिएबल्स पे क्या है, आपका वॉल्यूम डिपेंड है बच्चे। अगर 3 वेरिएबल्स पे आपका वॉल्यूम डिपेंड है, तो इसका मतलब मैं अब ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो आप कहोगे साहब कि लेंथ में 10% का इंक्रीजमेंट है, तो 10% का इंक्रीजमेंट का मतलब होगा कि भाई 10% का फ्रैक्शन मतलब होगा 1/10। क्या होगा बच्चे, 1/10। तो इसका मतलब है कि लेंथ भी 10% इंक्रीज हुई, ब्रेथ भी 10% इंक्रीज हुई और हाइट भी मेरे बच्चे 10% ही इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आप कहोगे कि जो ओरिजिनली लेंथ थी या ओरिजिनली वैल्यू थी आपकी, वो कितनी थी, 10 यूनिट। और इंक्रीजमेंट कितने का है बच्चे, 1 का है। तो लेंथ आपकी पहले क्या रही होगी, 10, और 1 वृद्धि के बाद कितनी हुई होगी आपकी लेंथ, 11 हुई होगी मेरे बच्चे। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो आप कहोगे कि ब्रेथ में भी 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ब्रेथ है वो भी 10 से इंक्रीज होकर कितनी हुई होगी, 11 हुई होगी मेरे बच्चे। तो कितनी, 10 से कितनी, 11। और अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे हाइट की, तो हाइट भी क्या हुई होगी, तो आप कहोगे कि 10 से कितनी हुई होगी, 11 हुई होगी। अब मेरे बच्चे आपको इस बात में दिक्कत होगी कि जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम तो साइड का क्यूब होगा, जो वॉल्यूम होगा इसका वो तो साइड का क्यूब होगा बच्चे। तो साइड का क्यूब ही होगा, क्योंकि अगर आप यहां बात करो तो देखो ओल्ड वॉल्यूम की बात करो तो 10 10 10, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही 10 है, तो इसका मतलब ये का क्यूब ही है। और जो ये वॉल्यूम है, क्योंकि मेरे बच्चे अगर परसेंटेज में रिजल्ट आप डिमांड कर रहे हैं ना, तो वहां ए का क्यूब या लेंथ इंटू ब्रेथ या हाइट से इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है मेरे बच्चे, इक्वल है, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, वॉल्यूम का ही होगा, किसके, क्यूब का। यानी कि इस कंडीशन में आपका क्या है मेरे बच्चे, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए। तो ही आप कहोगे ना कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, साइड का क्यूब होगा। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि अब ये डाउट आपके क्वेश्चन को आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। तो चलिए, अब आपने कहा कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आप कहोगे कि जो वॉल्यूम होगा, कि अगर जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे कितना, आप कहोगे 1000 होगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका न्यू वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहोगे 1331 होगा बच्चे। कितना होगा, 1331 होगा। तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे कि जो इंक्रीजमेंट है वो इंक्रीजमेंट है कितना, तो इंक्रीजमेंट है मेरे बच्चे 331 का। इंक्रीजमेंट कितने का है, तो आपने कहा कि जो इंक्रीजमेंट है वो 331 का है, और 331 का इंक्रीजमेंट कितने पे है, तो आपने कहा 1000 पे है जी। और परसेंटेज के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो सोल्व आउट कर दिया, तो रिजल्ट कितना होगा मेरे बच्चे, 33.1% वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, वृद्धि होगी। यानी कि आपके वॉल्यूम में वृद्धि कितनी होगी, तो आप कहोगे कि वृद्धि होगी 33.1% की। ठीक है बच्चे,
तो उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो हम चलते हैं बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने है। और बच्चे एक बार वीडियो को शेयर जरूर करो, जितना भी आपका सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, उन सब के साथ एक बार वीडियो को शेयर करो और सभी को एक साथ जोड़िए। तो बच्चे आपका क्वेश्चन क्या है, किसी घन की प्रत्येक कोर को, कोर का मतलब होगा भुजा को, यानी कि साइड को 10% बढ़ाया गया तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि सरफेस एरिया कितने परसेंट क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा। तो आपको सरफेस एरिया का क्वेश्चन करना है। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं कि सरफेस एरिया क्या होगा बच्चे, तो सरफेस एरिया होगा कितना, तो आप कहोगे कि 6a² होगा मेरे बच्चे। क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका 6a² होगा। और अगर वो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होगा, 4a² होगा बच्चे। लेकिन यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब है, कितना, 6a²। यानी कि मेरे भाई इसके अंदर a का यूज कितनी बार हुआ, तो आप कहोगे कि a का यूज 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। कितनी बार, 2 बार हुआ। और एक बात बहुत ध्यान से समझिए बच्चे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका रिजल्ट परसेंटेज में डिमांड की गई तो इसका मतलब है कि जो उसका फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होगी, आप कांस्टेंट टर्म्स को क्या कर सकते हैं बच्चे, इग्नोर कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आइए समझिए किस तरीके से। तो आपने कहा कि 10% क्या बढ़ाया गया मेरे बच्चे, उसकी साइड बढ़ाई गई प्रत्येक, तो 10% का मतलब होगा 1/10 मेरे बच्चे। कितना, 1/10 होगा। अब आपने कहा कि सरफेस एरिया 6a² होगा, तो मैं कुछ देर के लिए 6a² में से 6 छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मेरे बच्चे, क्योंकि परसेंटेज में आंसर की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका फॉर्मूला में से 6 छोड़ दिया। मैं कहा कि अगर रिजल्ट परसेंटेज में डिमांड की गई तो आप यहां कंपैरिजन बेस पे क्वेश्चन करोगे तो आप 6 को क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, इग्नोर कर सकते हैं, अगर रिजल्ट किसमें है, परसेंटेज बेसिस पे आपसे डिमांड की गई है। तो इसका मतलब a² का मतलब होगा मेरे बच्चे a का कितनी बार यूज हुआ, 2 बार। अगर a का 2 बार यूज हुआ तो आप कहोगे कि शुरुआती साइड आपकी कितनी थी मेरे बच्चे, 10 थी। अगर शुरुआत में आपकी साइड क्या थी, 10 थी, तो 1 का इंक्रीजमेंट, तो नई साइड क्या हुई मेरे बच्चे, आपकी 11 हुई। और आपके साइड का यूज कितनी बार हुआ, तो आप कहोगे कि साइड का यूज 2 बार हुआ। और एक बार आपने साइड 10 से 11 कर दी तो इसका मतलब दोबारा भी साइड 10 से 11 होगी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक बार ही, प्रत्येक साइड ही आपकी कितने परसेंट इंक्रीजमेंट के साथ है मेरे बच्चे, तो आप कहोगे कि 10% के इंक्रीजमेंट के साथ है। तो इसका मतलब जो पहली साइड होगी वो भी 10% इंक्रीजमेंट हुई और दोबारा भी 10% इंक्रीजमेंट हुआ मेरे बच्चे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे सरफेस एरिया की बात करूं तो आप कहोगे कि 10 × 10 कितना मेरे बच्चे, 100 यूनिट। और 11 × 11 कितना मेरे बच्चे, तो 121 यूनिट। तो आप बताओ कि अगर इनिशियल आपका, यानी कि इनिशियल जो सरफेस एरिया था वो कितना था, 100 यूनिट था, और आज आपका सरफेस एरिया कितना है, 121 यूनिट है, तो इंक्रीजमेंट कितना, तो आप कहोगे कि जी इंक्रीजमेंट है 21 यूनिट का। और कितने यूनिट पे बच्चे, 100 पे। परसेंटेज के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रिजल्ट क्या आया, 21% की वृद्धि होगी मेरे बच्चे। किसके अंदर वृद्धि होगी, तो आप कहोगे कि यह वृद्धि किसके अंदर होगी, सरफेस एरिया के अंदर होगी। किसके, घन के सरफेस एरिया के अंदर वृद्धि कितनी होगी मेरे बच्चे, 21% की वृद्धि रही होगी। ठीक है भाई, समझ में आया होगा भाई आपकी। तो चलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, किसी घनाभ की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ा दी गई तथा ऊंचाई 20% कम कर दी गई, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भाई आप एक बात बताओ कि जो घनाभ की लेंथ है, तो लेंथ कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुई, 10% इंक्रीजमेंट हुई भाई। और 10% का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि 10% का मतलब 1/10 है बच्चे। कितना है, 1/10 है। यानी कि जो लेंथ की बात करूं आपकी, तो लेंथ कितने हुई होगी, तो आप कहोगे कि 10 से बढ़ के कितनी हुई होगी, तो 10 पे 1 की वृद्धि हुई, तो 10 से बढ़ के कितनी हुई मेरे बच्चे, 11 हुई। कितनी हुई, 11 हुई। और अब आपने कहा कि जो उसकी चौड़ाई है वो कितने परसेंट बढ़ी, 20%। तो 20% का मतलब मेरे बच्चे 1/5 होगा। यानी कि जो ब्रेथ है, चौड़ाई है,
वो 5 से 1 की वृद्धि हुई होगी तो कितनी, 6 की, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, तो कितनी, 6 हुई होगी मेरे बच्चे। अब इसकी जो हाइट है वो हाइट कितने परसेंट कम कर दी गई, 20%। अब इस 20% का मतलब भी क्या होगा आपका, तो आप कहोगे 1/5 है, लेकिन यहाँ डिक्रीजमेंट है तो इसका मतलब अगर आपकी बेसिक या इनिशियल हाइट 5 यूनिट होगी तो कितने की कमी हुई बच्चे, 4, 1 की, तो रही कितनी होगी, तो आप कहोगे कि जो हाइट है इनिशियल 5 यूनिट थी, 1 की कमी हुई, तो अब कितनी है बच्चे, 5 है। अब कितनी है, 5 है। कितनी है बच्चे, 5 है। तो कोई सॉरी 5 थी तो अब कितनी है आपकी हाइट, तो आप कहोगे कि अब जो हाइट है वो हाइट कितनी मेरे बच्चे, 4 है। अब अगर मैं कहूं आपसे इस तरीके से कि भाई इस साइड से जो इस साइड में कैंसिल आउट है, कर दो जी आप, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। बताओ 5 पंजे 25 पंजे 125, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा घनाभ का वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होगा, तो जो वॉल्यूम है जी आपका, तो आप कहोगे 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 यूनिट आपका वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम आपका 125 यूनिट है बच्चे, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे कि 11 × 66 और 66 दूनी कितना, 132। कितना बच्चे, 132, यानी कि आपका पुराना वॉल्यूम कितना था, तो आप कहोगे कि पहले वाला वॉल्यूम था 125 और नया वॉल्यूम क्या है बच्चे, 132 है, तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे कि 125 से 32 हुआ 100, तो इसका मतलब इंक्रीजमेंट कितने का बच्चे, 7 का। और कितने पे इंक्रीजमेंट है, 125 पर है, क्योंकि इनिशियल क्या था आपका 125 था, इंटू 100, तो आप कहोगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो रिजल्ट हुआ जी आपका 28/5। कितना जी, 28/5 मेरे बच्चे। अगर इसे सोल्व आउट कर दिया तो आप कहोगे 5 सही 3/5%, 5 सही 3/5% आपका मेरे बच्चे आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा वो L × B × H होगा, तो आपका आंसर होगा 5 से ही 3/5% की वृद्धि होगी किसमें जी, आपके घनाभ के आयतन में, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन सवाल है। CPO 2018 का क्वेश्चन है ये, कि CPO 2018 का क्वेश्चन है, और CPO 2018 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए थे जो बेलन पर बेसिस थे। तो बच्चे आप इस सवाल को करने की कोशिश करो कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पे अप्रोच क्या होगी अपनी, कि अपनी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। और एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, कि शेयर जरूर करें और अपने साथियों को जरूर लाइव लेकर आए बच्चे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता हूँ। एक बेलन की त्रिज्या 60% बढ़ा दी गई और ऊंचाई 20% की कमी कर दी गई। तो मेरे बच्चे मैं यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कर ली, क्या ऑब्जर्व की, कि भाई रेडियस 60% इंक्रीज हुई और ऊंचाई कितने परसेंट इंक्रीज हुई मेरे बच्चे, 20% इंक्रीज हुई। यानी कि 2 ही वेरिएबल हैं, एक रेडियस है और एक क्या है, हाइट है, जिसमें क्या है बच्चे, चेंज है। तो इस चीज को समझने के लिए मेरे बच्चे सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले की तरफ जाओ। क्या होगा फॉर्मूला, तो आप कहोगे कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा कितना, πr²h, πr²h। तो फॉर्मूले के अंदर मैं ऑब्जर्व किया कि बच्चे रेडियस और हाइट 2 ही क्या है आपके वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि वो पाई तो क्या है मेरे बच्चे, कांस्टेंट है। और जब आपको रिजल्ट परसेंटेज में डिमांड की गई हो मेरे बच्चे, तो आप कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो मैं पाई का मतलब ये है कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं और वेरिएबल बेसिस कोशिश करूं क्वेश्चन को करने की, तो मतलब कि पाई इग्नोर कर सकते हैं बच्चे। तो मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ r कितनी बार यूज को किया, r² है तो इसका मतलब 2 बार यूज किया मेरे बच्चे। और हाइट कितनी बार यूज की, 1 बार यूज की, तो इसका मतलब है टोटल 3 बार यूज हुआ। इसमें से 2 बार यूज किसका है मेरे बच्चे, रेडियस का है, और 1 बार यूज किसका है, हाइट का है। तो आप भी मेरे बच्चे 2 बार रेडियस का यूज करो और 1 बार हाइट का, तो आपकी रेडियस इंक्रीज कितनी हुई, तो आप कहोगे जी 60% हुई। और 60% का मतलब कितना भाई, तो 60% का मतलब होगा 3/5। कितना होगा भाई, 3/5 होगा। यानी कि अगर मैं रेडियस की बात करूं तो आप कहोगे कि इनिशियल रेडियस अगर 5 यूनिट थी तो नई रेडियस 3 यूनिट बढ़ गई होगी। कितनी हुई होगी मेरे बच्चे नई रेडियस, 8 यूनिट मेरी नई रेडियस हुई होगी, ठीक है बच्चे।
लेकिन रेडियस आप कितनी बार यूज कर जा रहे जी, तो आपने कहा जी कि रेडियस तो 2 बार यूज किया, और यहां आपने रेडियस कितनी बार यूज किया, 1 बार। तो 2 बार, दूसरी बार भी यूज क्या होगा मेरे बच्चे, 5 से 8 ही होगा, क्योंकि रेडियस तो मेरे बच्चे सेम ही 60% इंक्रीज हुई ना, 2 बार हुई, तो इसका मतलब 5 से 8 एक बार, 5 से 8 दूसरी बार, 2 बार यूज किसका था मेरे बच्चे, रेडियस का था। अब हाइट कितनी % कम कर दी जाती है, तो आपने कहा यार कि हाइट 20% कम कर दी, और हाइट 20% कम कर दी, तो हाइट का मतलब होगा 20% का 1/5, यानी कि 5 में से 1 की कमी कर दी गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर आपकी इनिशियल हाइट 5 थी तो अब हाइट कितनी रही होगी, 4। क्यों, क्योंकि बच्चे 1 की कमी हो चुकी। अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं तो आप कहोगे कि 5 पंजे 25 पंजे 125 यूनिट, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था मेरे बच्चे, 125 यूनिट था, और 8 × 64, 64 चौका कितना, तो आप 64 गुणा 4 करो, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, कितना भाई 256, कितना 256। या बच्चे आप ऐसा भी समझ सकते थे कि भाई मैं 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, 16 × 2 इसके साथ लेके चला जाऊं 16, तो 16 का स्क्वायर तो 256 होगा। इनिशियली आप मल्टीप्लाई कर लें भाई। 125 था मेरे बच्चे, और बढ़कर कितना हुआ आपका वॉल्यूम, तो आप कहोगे कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, तो 256 में से 125 घटा दो। बच्चे इस तरीके से घटाओ कि अगर मैं 250 में से 125 घटाऊं तो 125 बचेगा, हाँ या ना। अगर मैं 250 में से 125 घटाऊं तो 125 बचेगा बच्चे, लेकिन यहां है 256, यानी कि 6 एक्स्ट्रा बचेगा, तो 225 + 6 कितना, तो आप कहोगे 125 + 6 कितना, 131, यानी कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे कि जो यहाँ इंक्रीजमेंट है वो 131 का है। कितना है, 131 का है। कितने पे है मेरे बच्चे, 125 पे है, और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। चलो वही 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, तो 524 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 एकम 5, 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, कितने % मेरे बच्चे, 104.8%। देखो 5 एकम 5, अब यहां मारनी नहीं चलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, 0 लगाई आपने, और 5 चौक 20, 4 बचा 0.8, यानी कि 5 अठे 40, तो 104.8%। ठीक है बच्चे। और अगर मान लिया बच्चे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, तो आप उसे थोड़ा खुद से ठीक कर लिया करो, थोड़ा सा ध्यान देके कि भाई कहीं कैलकुलेशन, वैसे ध्यान रखा जाता है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे आप अपना ध्यान जरूर रखें, और कमेंट में आंसर जरूर किया करो, कि कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करो लगातार, ताकि इस चीज का पता चले कि आप कुछ एडॉप्ट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या हमें कुछ अच्छा करने की और जरूरत है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, आपके सामने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपके सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो आप इसको ट्राई करो और कमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक बच्चे, और अगर कोई बच्चा पहली बार क्लास ले रहा तो वो मेरी पहली क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, जो डिजिटल सम और परसेंटेज के ही बच्चे, मतलब कि जो पहले हिस्से हैं उनको ज्वाइन जरूर करें। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यंजक xy² में दोनों चरों x व y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने % कम हो जाता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन ये है। अब पहले क्वेश्चन में मैं क्या बता के गया था मेरे बच्चे कि अगर व्यंजक की बात करूं, तो जितने व्यंजक होंगे, यानी कि जितने आपके वेरिएबल्स होंगे, जो व्यंजक है आपका उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो इंपॉर्टेंस इस बात की होगी कि वेरिएबल्स कितने हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ 2 ही वेरिएबल होंगे सर, x और y। लेकिन अगर मैं y की बात करूं तो y² का मतलब है कि y का यूज आपने कितनी बार किया बच्चे, 2 बार किया। अगर आपने 2 बार y का यूज किया तो इसका मतलब है कि अगर मैं xy² की बात करूं ना, तो भाई x का यूज 1 बार, लेकिन y का यूज कितनी बार हुआ, तो आप कहोगे कि y का यूज कितनी बार हुआ मेरे बच्चे, 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो इसका मतलब आपको y में डिक्रीज भी कितनी बार दिखाना होगा क्वेश्चन के अंदर, तो 2 बार ही आपको दिखाना होगा मेरे बच्चे। तो चलिए भाई
आपने कहा कि x व y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि x भी 20% कम हुआ और y भी 20% कम हुआ बच्चे। तो अगर 20% की बात करूं तो आप कहोगे कि 20% का मतलब कितना होगा बच्चे, 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5 होगा। और आपने कहा कि कमी हुई, तो इसका मतलब 5 में से 1 की कमी हुई। अब समझिए भाई, अगर मैं कहूं कि x की बात कर ली कि x क्या है, तो मेरे बच्चे आप कहोगे कि x में 20% की कमी है, 5 से 1 की कमी हुई, तो कितना बचा, तो आप कहोगे कि 5 से 1 कम हुआ, तो शेष क्या है, अब आपके पास 4 है मेरे बच्चे। अब दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, लेकिन y का यूज 2 बार है मेरे बच्चे, और y भी 20% इंक्रीजमेंट है, सॉरी डिक्रीजमेंट है, तो इसका मतलब y भी 5 से 1 कम रहा होगा, यानी कि 4 रहा होगा। तो y की बात करूं तो y कितना कम रहा मेरे बच्चे, 5 से कितना हुआ, 4। लेकिन y का यूज 2 बार है, क्योंकि y स्क्वायर है, तो आप y का दोबारा यूज करोगे तो दोबारा भी 20% की कमी होगी, तो कितना मेरे बच्चे, 5 से 4 ही रहा होगा। ठीक है। अब ओवरऑल डिक्रीजमेंट की बात करें तो आप कहोगे कि ओवरऑल अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये रिजल्ट XY स्क्वायर होगा, तो बिल्कुल होगा जी। मल्टीप्लाई कर दी आपने तो इसका मतलब हुआ 125 यूनिट, यानी कि XY स्क्वायर जो व्यंजक है आपका, वो व्यंजक 125 यूनिट शुरुआत में रहा होगा मेरे बच्चे, और बाद में कितना हुआ होगा कमी के बाद, तो 4 चौक 16 चौका 64 यूनिट। तो कमी कितनी हुई मेरे बच्चे, तो 125 में से आप 64 घटा दो, 125 में से आप कितना घटा दो, 64 घटा दो। तो अगर मैं 125 में से 64 घटाऊं तो कितने भाई, 1 और कितना 6, यानी कि 61 का डिक्रीजमेंट हुआ। और अगर 61 का डिक्रीजमेंट हुआ यानी कि कमी हुई यार 61 की, तो कितने पर हुई होगी, 125 पर, और इनटू कितना 100, 2500 का 100 और 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 6 चौक 24, यानी कि माइनस के 244 बटे कितना बच्चे, 5, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, यानी कि माइनस का मतलब है कि कमी कितने परसेंट की हुई, तो कमी हुई 48.8% की। कितने मेरे भाई, कमी हुई 48.8% की। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो चले जी अगले सवाल की तरफ चले, बढ़ जा, या कोई दिक्कत है आपको, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है व्यंजक x² में दोनों चर x और y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपके जो वेरिएबल्स थे x और y मल्टीप्लाई के साथ थे, लेकिन जो आपके सामने अब क्वेश्चन है उसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वे वेरिएबल्स किसके अंदर है जी, डिवाइड के अंदर है मेरे बच्चे। देखो क्वेश्चन कल ये भी पूछा जा सके कि x में 20% की वृद्धि हुई और y में 10% की कमी हुई, तो भी आप रिजल्टेंट वैल्यू बताइए भाई, व्यंजक की कमी है या वृद्धि है परसेंटेज किसके साथ। तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व आउट करना होगा आपको, तो बच्चे समझिए किस किस तरीके से करना होगा। देखिए आप सिर्फ इस बात को समझो कि अगर मैं x²/y² की बात करूं, तो अब आप इस बात को समझ चुके होंगे भाई पहले क्वेश्चन के माध्यम से कि x² का मतलब कि x का यूज कितनी बार हुआ होगा मेरे बच्चे, 2 बार हुआ होगा। ठीक है, और y का यूज कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। और आपने कहा कि जो कमी है वो कितने परसेंट की है, 20% की है, तो 20% का मतलब कितना होगा, तो 20% का मतलब होगा 1/5, यानी कि कमी का मतलब है कि 5 में से 1 की कमी कर दी गई होगी वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है बच्चे, अब समझो भाई, अब आप कहोगे कि सर इस तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मेरी बात ध्यान से समझो बच्चे, जहां जो वेरिएबल है आप उसे उसी फॉर्म में सोल्व आउट करने की कोशिश करो। किस तरीके से मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए। मान लिया कि आपके सामने वेरिएबल क्या है, x² है, तो आपने कहा कि अगर मैं x की बात करूं तो x भी 20% कम है, तो 5 से क्या हुआ होगा मेरे बच्चे, तो आपने कहा कि 5 से कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा, हाँ है ना। कितनी बार हुआ होगा मेरे बच्चे ये 5 से, तो आप ऐसा समझो ना कि अगर मैं यहाँ x²/y की बात करूं तो आप कहोगे मेरे भाई x² का मतलब है कि x पहले 5 था तो नया x क्या होगा, 4 होगा, हाँ या ना, बस इतना बताओ जी आप। अगर मैं कहूं कि यार 20% की कमी हुई तो 5 अगर यूनिट था आपका इनिशियल x, तो 1 की कमी के बाद कितना हुआ, 4 हुआ, x कितना हुआ, 4 हुआ, यानी कि 5 से x कितना हुआ,
4 हुआ। अब आपने कहा कि x नहीं है, x का तो यूज 2 बार हुआ, तो इसका मतलब यार एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब होगा कि क्या दोबारा भी 5 से 4 हुआ। देखो समझो भाई, अगर मैं कहा कि पहली बार 5 से 4 हुआ, दोबारा 5 से 4 हुआ, तो यार इसका मतलब यही तो है कि 5 की 2 बार गुणा, तो आपने कर दिया 5 की 2 बार गुणा, हाँ या ना। और 4 गुणा 4 का मतलब यही तो होगा कि 2 बार 4 की गुणा, या मैं ऐसा भी कह सकता था कि x स्क्वायर का मतलब होगा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बच्चे, ठीक है। और अपोन में y है तो यहां भी आप अपोन में ही रखेंगे, और मैं रेशो बनाने की कोशिश कर रहा जी। आपने कहा y भी 20% कम है, यानी कि y भी 5 से घट के कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा। तो अगर शुरुआत में y 5 था तो नया y क्या रहा होगा मेरे बच्चे, x रहा होगा, कितना रहा होगा, 4। तो अब समझो, अगर यहां x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है तो क्या यू x स्क्वायर अपॉन y है, हाँ है ना। और अगर यहां x की वैल्यू 4 रही होगी तो क्या यू x स्क्वायर अपॉन y है, क्योंकि y की वैल्यू भी 4 है। तो मेरे बच्चे अब इसकी मल्टीप्लाई आप, या आप इस तरीके से समझो, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 4, तो आपने कहा कि भाई ओवरऑल तो 5 से 4 हुई वैल्यू, तो कमी कितने की हुई मेरे बच्चे, तो आपने कहा 1 की, कितने पे जी, 5 पे, और इनटू कितना, 100, तो आप कहोगे 20% की क्या है मेरे भाई, कमी है। क्या है, कमी है। क्या है, 20% की कमी है। बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है बच्चे, आपको ध्यान ये रखना कि जो वेरिएबल जिस फॉर्म में जहां पे स्थित होगा आप उसका यूज वहीं पे करें। आपने कहा कि x स्क्वायर अपॉन वाई है भाई आपका वेरिएबल, तो इसका मतलब मैं कहा कि x जो है अगर वो 5 रहा होगा तो 1, लेकिन अगर मैं कहा कि इनिशियल x 5 था तो नया x क्या होगा, 4, और आपने कहा x स्क्वायर है वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ x स्क्वायर और यहाँ बच्चे नया x स्क्वायर, यहाँ y है तो इनिशियल y और नई y, क्योंकि y में भी कितने परसेंट की कमी हुई, 20% की कमी हुई, तो 5 से क्या रही होगी, 4 रही होगी बच्चे। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। और आप वीडियो को बच्चे शुरू से लास्ट तक का देखा करो, कि शुरू से लास्ट तक देखा करो, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए, कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए। और जो मतलब कि आप एफर्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन को करने का सोल्व आउट, तो अच्छा है, और आप उसे कमेंट बॉक्स में लास्ट में जाने के बाद, जिस टाइम आप मतलब कि क्लास खत्म होगी, तो उस टाइम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाएं कि आपको क्लास किस तरीके की महसूस हुई, या किस तरीके का आपका मतलब कि एंजॉय हुआ या नहीं, किस तरीके का आपकी समझ में आया या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे जरूर लिखें, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है क्या, जो अब क्वेश्चन है आपके, वे क्वेश्चन सक्सेसिव बेस, जो भी क्वेश्चन आज मैं कराए वे सब के सब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज थे, और उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन किस किस तरीके से किस किस क्वेश्चन पे आप यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आप उसको, अगर जनसंख्या पॉपुलेशन की बात है तो जहां भी पॉपुलेशन आपको लगातार 2 या 3 वर्षों की देने के बाद पहली या बाद की जनसंख्या की बात करें, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, वहां पे आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज मेरे बच्चे कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आइए बच्चे, आपने कहा किसी शहर की जनसंख्या जो पहले वर्ष में है, यानी कि फर्स्ट ईयर है, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई मेरे भाई, 16 से ही 2/3%। तो मेरे बच्चे 16 से ही 2/3% का मतलब होगा क्या, तो इसका मतलब होगा भाई 1/6, यानी कि अगर इनिशियल जनसंख्या 6 यूनिट थी तो 1 यूनिट जनसंख्या क्या हुई मेरे बच्चे, इंक्रीज हुई। और अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो आप कहोगे कि 37 से ही 1/2% क्या हुई मेरे भाई, कम हुई। तो 37 से ही 1/2% का मतलब क्या होगा, तो आपका इसका मतलब होगा मेरे बच्चे 3/8। फ्रैक्शन में क्या मतलब होगा इसका, 3/8 होगा। यानी कि अगर कमी हुई तो इसका मतलब इनिशियल जनसंख्या 5 है, 8 है, तो कमी कितनी हुई होगी, 3 की, तो नई जनसंख्या क्या आई होगी, 5 यूनिट मेरे बच्चे। और तीसरे साल जनसंख्या 57 से ही 1/7% क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो 57 से ही 1/7% का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, 4/7 होगा। क्या होगा, 4/7 होगा। तो उम्मीद है कि अगर आप देखो, एक चीज ध्यान से समझो मेरे बच्चे, अगर आपको इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने में कोई दिक्कत है तो आप मेरी पहली क्लास जाके देखिए, कि पहली क्लास देखिए, मैं उसमें बड़े आराम से तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपको परसेंटेज चेंज पढ़ाया था, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किस तरीके से करते हैं मेरे बच्चे। तो आप उस क्लास को जाकर देखिए तो आपको बेस्ट
मेथड से पता चलेगा कि भाई हम इसे आसानी से किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं या फ्रैक्शन में चेंज किस तरीके से मेरे बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अगर मैं पहले साल की बात करूं बच्चे, तो पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, यानी कि 6 से जनसंख्या क्या रही होगी मेरे बच्चे, तो आप कहोगे कि 6 से जनसंख्या क्या हुई होगी, नहीं, यानी कि ओल्ड जनसंख्या और न्यू जनसंख्या, या मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या और न्यू जनसंख्या, यानी कि आज की जनसंख्या और 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की। ऐसा क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि 3 वर्ष तब बाद होगी ना जब आप ये 3 के तीनों परसेंटेज सोल्व आउट कर चुके होंगे, तो 3 साल बाद गए होंगे भाई। तो पहले साल 6 से 7 हुई और दूसरे साल अगर आपकी इनिशियल जनसंख्या 8 यूनिट थी मेरे बच्चे, तो 3 की कमी हुई होगी, तो कितना हुआ होगा, 5। और तीसरे साल 57 से 1/7%, यानी कि इनिशियल अगर 7 यूनिट रही होगी मेरे बच्चे, तो बढ़ी कितनी होगी, 7 पे 4 की वृद्धि हुई, यानी कि 11 हुई होगी मेरे बच्चे। कितनी? 11 हुई होगी। तो आप बताओ कि आज जनसंख्या कितनी है और 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो आप कहोगे कि 7 से 7 कैंसिल आउट कर लो जी आप पहले। तो 8 छंग 48 यूनिट आज की जनसंख्या है मेरे बच्चे, तो 11 पंजे 55, 55 यूनिट आपकी जनसंख्या कब होगी, तो आप कहोगे कि 55 जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या मेरे बच्चे 3 साल बाद होगी। क्या होगी? 3 साल बाद होगी। और अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो आपको एक्यूरेट डाटा दिया गया कि 3 साल के बाद जो जनसंख्या होगी वो 1,65,000 होगी। तो मेरे बच्चे मेरी 3 साल के बाद जनसंख्या है क्या, 55 यूनिट है, तो इसका मतलब हुआ कि 55 यूनिट का मान ही आपका कितना हुआ, 1,65,000 हुआ। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे कि जो 1 यूनिट का मान है तो आप 55 से डिवाइड कर दो, यानी कि मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 11 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचे, 11 पंजे 55, 11 एकन 11 और 11 पंजे 55, यानी कि 15,000। 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना, 3, यानी कि 3,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 3,000 हुआ बच्चे। तो 48 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 48 गुणा कितना, 3,000, यानी कि 0 0 0, 8 तिया 24 और 3 चौक 12, 12 और 2 कितना मेरे बच्चे, 14। तो कितना भाई, 1,44,000 आपकी जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या रही होगी, यानी कि वो जनसंख्या रही होगी मेरे बच्चे जो 3 साल पहले थी। क्या थी? 3 साल पहले कहा उसने कि भाई 3 साल पहले, देखो भाई सवाल किस तरीके से है समझो। उसने कहा कि भाई अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में इंक्रीजमेंट है, 2021 में क्या है, इंक्रीजमेंट है, और डिक्रीजमेंट है दूसरे साल, और 2022 में क्या है, इंक्रीजमेंट है मेरे बच्चे। तो उसने कहा कि 3 साल बाद जनसंख्या आपकी कितनी है, 1,65,000 है। तो वर्तमान जनसंख्या, तो इसमें वर्तमान शब्द का मतलब मेरे बच्चे क्या अर्थ होगा कि आप तब की जनसंख्या बताओ जब आपने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया था। तो कैलकुलेट कब शुरू किया था मेरे बच्चे, 2020 में। तो इसका मतलब आप 3 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो इसी के कारण वर्तमान जनसंख्या क्या होगी मेरे बच्चे, 1,44,000 होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चे, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई आपके सामने एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले लैंग्वेज को समझना जरूरी है, और लैंग्वेज के साथ साथ मेरे बच्चे लैंग्वेज को टाइम के साथ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर जो है आपका वो इतना टाइम नहीं देगा आपको कि भाई आप बहुत ज़्यादा टाइम देगा वो आपको, और आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ते रहे और आप उसको मतलब कि किसी भी तरीके से सोल्व आउट करते रहो, तो आपकी अप्रोच फास्ट होनी की ज़रूरत होगी। और फास्ट के साथ साथ आपको क्या सीखना होगा कि आप क्वेश्चन को एक बार के में ही पढ़ने के बाद पूरा का पूरा डाटा अपने अंदर एब्जॉर्व इस तरीके से कर लें कि भाई आपके दिमाग के अंदर डाटा सेट हो कि आपने क्वेश्चन क्या दिया गया आपको और क्वेश्चन में की डिमांड है क्या मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप चलिए सवाल की तरफ कि चलिए सवाल की तरफ कि क्या है सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर और बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपए का दान करता है। तो भाई यहां साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन में कि भाई जितनी भी उसकी इनकम रही होगी मेरे बच्चे, उसमें से 5% उसने किस पे खर्च कर दिया,
यात्रा पे खर्च कर दिया। अब बचा कितना? 95% बचा। अब उस 95% का 20% क्या होगा? यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 यूनिट टोटल धन था तो 5 यूनिट तो यात्रा पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 95 यूनिट बचा। अब मेरे बच्चे 95 यूनिट का 20% निकालना इतना आसान नहीं है। आसान है लेकिन कैलकुलेशन के बेसिस पे बात करें तो, पेपर के बेसिस पे बात करें तो इसका मतलब होगा कि आप उसका 95% इतना जल्दी नहीं निकाल सकते। तो आप यहां भी सक्सेसिव का यूज कब कर पाओगे? तो आप ध्यान से मेरे शब्दों को समझिए क्या है। आप सक्सेसिव का यूज ऐसे क्वेश्चनों में तब तक कर सकते हैं मेरे बच्चे जब तक आपको क्या दिया गया हो कि शेष धनराशि का यूज किया गया हो। किस तरीके से? कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर और बचे धन का 20% भोजन पर यूज करता है। तो इसका मतलब है कि यहां क्या आया? शेष या बचे हुए धन का या बचे हुए का 20%। तो जहां भी बचे हुए शब्द का यूज होगा मेरे बच्चे, तो जहां तक बचे हुए का यूज होगा वहां तक आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरे बच्चे ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च कर दिया, तो 5% का मतलब क्या होगा? तो भाई आप कहोगे कि 5% का मतलब होगा 19/20 के। मेरे बच्चे कितना होगा? 19/20 के होगा, क्योंकि 5% का मतलब होगा या कमी होने के बाद 19/20 का मतलब होगा। बेसिकली अगर बात करूं तो 5% का मतलब 1/20 होगा। भाई क्या होगा? 1/20 होगा। अब आपने कहा कि भाई यहां खर्चा हुआ यार, क्या हुआ यहां पे? यात्रा पे उसने खर्च कर दिया। तो मेरे भाई इसका मतलब था कि अगर उसके पास शुरुआत में 20 यूनिट धन था तो उसने क्या कर दिया? यात्रा पे 1 खर्च कर दिया, तो कितना धन बचाया होगा? तो आप कहोगे जी 20 में से 19 यूनिट धन बचा लिया होगा, क्योंकि उसने केवल 5% ही खर्च किया। और मेरे बच्चे 20 का 5% क्या है? 1 यूनिट है। 20 का 5% क्या है? 1 यूनिट है। तो चलिए भाई, अब क्या है? बचे हुए धन का या बचे का 20% भोजन पर खर्च करता है मेरे बच्चे। तो 20% किस पे खर्च कर दिया? भोजन पे। और 20% का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? 1/5 होगा। क्या होगा? 1/5 होगा। यानी कि अगर बचने के बाद 5 यूनिट धनराशि होगी तो अब कितनी रही होगी? 1 की कमी हुई होगी। खर्च कर दिया भाई आपने 1 को। खर्च करने के बाद आपने रिमेनिंग क्या है आपके पास? 4 यूनिट है मेरे बच्चे। कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। समझिए यहां तक का बात को। अब समझो, पहली बार 5% आपने दिया, शेष का खर्चा कितना कर दिया? शेष का 20% खर्चा कर दिया। और शेष 20% जो खर्चा किया उसके बाद जो धन बचा आपके पास, आपने उस धन में से 120 रुपए दान दिए। भाई कितने रुपए दान दिए? 120 रुपए दान दिए मेरे बच्चे। पक्का? अब आप इस सवाल को इस तरीके से समझो कि यार अगर मैं दान न दिया होता, तो आप कहोगे कि अगर मैं 120 रुपए का दान न देता तो जहां 1400 रुपए बचे, क्या वहां 1520 रुपए बचे होते? हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल जी 1520 रुपए बचे होते। तो भाई मैं इस तरीके से सवाल करके क्वेश्चन को करना इस तरीके से चाह रहा कि अगर मैं कहूं कि यहां आपका टोटल इनिशियल खर्चा था और ये आपका बचा हुआ खर्चा धनराशि है, तो इनिशियल कितना था भाई? तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, 4 पंजे 20। तो 25 यूनिट आपके पास अगर इनिशियल में धनराशि थी मेरे भाई, तो आज कितने यूनिट है? 19 यूनिट है। कितने यूनिट है? 19 यूनिट है। लेकिन यह घटना कब की है? जब आपने केवल 5% का खर्चा किस पे कर दिया? यात्रा पे। और बचे हुए धन का भी 20% खर्चा आपने भोजन पे कर दिया। तो तब आप कहोगे कि ऐसा करने के बाद मेरे पास अगर 25 यूनिट टोटल धनराशि थी तो मैं बचा पा रहा हूं कितने? 19 यूनिट धनराशि बचा पाया हूं मेरे बच्चे। ठीक है? अब आपने क्या कहा कि भाई जो धनराशि बची, तो बच्चे बची कितनी? 19 यूनिट। उसमें से आपने 120 रुपए दान कर दिया, तो -120 रुपए मेरे बच्चे। और दान देने के बाद धनराशि बची क्या? 1400। कितनी? 1400। तो 19 यूनिट का मान क्या है? तो आप कहोगे 19 यूनिट का मान है 1520 रुपए। कितने रुपए बच्चे? 1520 रुपए। और मैं 1 यूनिट की बात करूं तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1520 बटे कितना? 19। 19 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा? कितनी बार बच्चे? आप कहोगे 8 बार कैंसिल आउट होगा। कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 8 बार। यानी कि इसका रिजल्ट कितना हुआ? 80 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब 80 रुपए है। कितने रुपए है 1 यूनिट का मान बच्चे? 80 रुपए है। तो आपने इनिशियल धनराशि बतानी, क्योंकि इनिशियल धनराशि ही व्यक्ति की इनकम रही होगी।
तो 25 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 25 यूनिट है भैया, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान कितना है, 80 है। तो 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने, 20। तो कितनी धनराशि थी भाई इनकम उसकी, तो आप कहोगे 2000 रुपए उसकी इनिशियल इनकम थी मेरे बच्चे। कब, जब व्यक्ति ने अपनी धनराशि का स्टार्ट किया होगा, क्या करना, खर्च करना। तो खर्च करने से पहले धनराशि टोटल कितनी थी मेरे बच्चे, तो टोटल धनराशि थी 2000 रुपए की। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आया होगा तो उम्मीद है कि आप इसे बच्चे जरूर मतलब कि समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक और बड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जुआ घर गया और वो 3 बाजियां खेल लिया, तो खेलने के बाद जो उसके पास पैसा है अब उसके पास, तो वो जितना लेके गया था उससे क्या है, आधा ही है। जुए की शर्त क्या है कि यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे क्या मिलेगा, 100 रुपए मिलेंगे। यानी कि हर एक बाजी जीत जाने के बाद उसे क्या मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा जी, उसे क्या करना होगा, उसे करना होगा उसके बाद कि 100 रुपए जब उसे मिलेंगे तो उसके पास जो टोटल धन होगा उसका 50% जमा कराना होगा। कहां, जुए घर में ही, कि जुए घर में ही उसको जमा कराना होगा, यानी कि धन वापिस जमा कराना होगा 50% हिस्सा। यदि व्यक्ति तीनों ही बाजी जीत गया तो उसने पूछा जी आपसे कि उसके पास आरंभ में धन कितना था, यानी कि वो जुए घर कितना पैसा लेकर गया जी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए भाई करना क्या हो, तो आपको एक ही काम करना होगा कि पेन और कॉपी छोड़ के और हर एक चीज छोड़ के आप सामने ही ध्यान दो, यहीं पे आओ। ठीक है, तो जो बुद्धि है उस बुद्धि को यहां फोकस करो आप, कि यहां फोकस करो कि सवाल है क्या भाई। अब आप कहोगे कि भाई आप इसमें समझने होंगे कि भाई हम सक्सेसिव का यूज कर लेंगे मेरे बच्चे, लेकिन ध्यान से समझो, हर बार जो 100 रुपए मिलेंगे ना उसे एक बाजी खेलने के बाद, तो उसे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बच्चे, तो वो सक्सेसिव के रूप में आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा, यानी कि आपको सक्सेसिव तरीके से करने से बचाएगा, यानी कि हटा देगा भाई। तो इसे करने का तरीका क्या है, तो बड़ा बेसिक तरीका है, एक लाइन के अंदर ही हम सारा का सारा डाटा क्या कर लेंगे बच्चे, लिख रहे जा रहे होंगे और इसका आंसर आसानी से कर जा रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, क्या है सवाल, एक आदमी जुए में 3 बाजी खेलने के बाद अपने पास जो धन आया उसका, तो टोटल धन का क्या पाया उसने, आधा ही पाया। तो मान लिया इनिशियल धन क्या था मेरे बच्चे, तो इनिशियल धन था X रुपए। मान लिया कि वो X रुपए लेके गया मेरे भाई, कहां गया, जुए घर में, और X रुपए लेकर जब गया, मान लिया भाई मेरे पास X रुपए थे, मान लो कि ये मार्कर है, X रुपए हैं, ये मार्कर क्या है, X रुपए। तो मैं X रुपए लेके गया और जमा कराया कि भाई ये X रुपए है मेरे, ठीक है जी, क्या है मेरे, X रुपए हैं बच्चे। और मैं बाजी खेलने के लिए बैठ गया, कि बाजी खेलने के लिए बैठ गया व्यक्ति, और वो पहली ही बाजी क्या कर गया, विन कर गया मेरे बच्चे, तो क्या उससे वापस 100 रुपए मिलेंगे, हाँ या ना। तो आप कहोगे कि जो पैसा उसने जुए में लगाया था उसके साथ साथ 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि वो बाजी जीत गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, जब उसने पहली बाजी खेल ली तो इसका मतलब X रुपए वो खुद लेके गया, तो क्या 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिए होंगे बाजी जीतने के बाद, बताओ हाँ या ना। तो यानी कि पहली बाजी हो चुकी जब उसे 100 रुपए मिले, तो आपने कहा जी बिल्कुल पहली बाजी हो चुकी, क्योंकि पहली बाजी के बाद ही 100 रुपए उसे मिले होंगे बच्चे। अब उसने कहा कि जुए की शर्त ये है भाई, क्या है कि प्रत्येक बाजी जीत जाएगा तो उसको 100 रुपए तो दिए जाएंगे, लेकिन जितना धन उसके पास होगा ना टोटल, उसका आधा वापस जमा करा लिया जाएगा। यानी कि अब जुआ घर के व्यापारी ने क्या कहा, उसके मालिक ने क्या कहा कि भाई ठीक है, जुए की शर्त थी कि अगर आप जीत गए तो 100 रुपए दिए जाएंगे, तो आपने X प्लस 100 रुपए दे दिए, लेकिन अब जुए की शर्त यह भी है कि 50% धन वापस करो जी आप। तो इसका मतलब 50% का मतलब हो बच्चे 1/2, यानी कि आधा धन वापस भी करना होगा। तो बच्चे इसका आधा धन वापस कर दिया तो आपके पास क्या बचा, तो आप कहोगे आधा मेरे पास बच गया, यानी कि आधा उस व्यक्ति के पास बचा और आधा कहां गया, जुआ घर में गया। यानी कि नेक्स्ट बाजी खेलने के लिए उस व्यक्ति के पास, उस जुआरी के पास बच्चे पैसा कितना है, तो ये पैसा उसके पास होगा। अब उसने इतना पैसा लिया और दूसरी बाजी पर लगाया, अब दूसरी बाजी भी विन कर गया, तो विन करने के बाद मेरे बच्चे दोबारा उसे क्या मिलेंगे, 100 रुपए, और उसे दोबारा 100 रुपए मिले, तो दोबारा मालिक ने क्या कहा कि भाई जितना अब टोटल धन हो चुका मेरे बच्चे,
यहां तक जितना टोटल धन आपके पास है आप उसका आधा क्या करो, जमा कराओ। अगर आधा जमा कराओगे तो इसका मतलब है आधा क्या होगा, आधा व्यक्ति के पास होगा, हाँ या ना, आधा व्यक्ति के पास बचेगा बच्चे। तो अब यह धन क्या है, तो आप कहोगे कि 2 बाजी खेलने के बाद उसने 100 रुपए और एक्स्ट्रा कमाए थे और उसमें से आधा धन जुआरी को मतलब कि उसको दे दिया जो जुए घर का मालिक था, तो उसके पास क्या बचा बच्चे, उस टोटल धन का आधा धन बचा जी। यानी कि तीसरी बाजी के लिए अब उसके पास ये धन है बच्चे। और अगर तीसरी बाजी के लिए ये धन है तो तीसरी बाजी भी लड़का जीत गया, तो इसका मतलब होगा कि उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा और दे दिए गए उसको। लेकिन बच्चे अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए तो शर्त क्या है कि एक्स्ट्रा 100 रुपए देते ही उसे टोटल धन का आधा वापस करना होगा। यानी कि जितना धन बच्चे यहां तक हो चुका उसका, इस धन का क्या करना होगा, आधा करना होगा। और वो आधा किसको देना होगा मेरे बच्चे, तो वो आधा देना होगा जुए घर में। तो अगर आधा जुए घर में दिया यानी कि 1/2 जुए घर में दिया, तो क्या 1/2 टोटल धन का व्यक्ति के पास बचा है भाई, और व्यक्ति के पास बचा तो ये टोटल धनराशि किसके जेब में आई, तो आप कहोगे व्यक्ति के जेब में वापिस आई 3 बाजी खेल देने के बाद। लेकिन क्या कहा गया कि 3 बाजी खेल देने के बाद व्यक्ति के पास आरंभिक धन का केवल आधा ही धन लौट पाया। यानी कि अगर आरंभिक धन में x लिया तो इसका मतलब अब वापस जो होगा वो क्या होगा बच्चे, केवल उसका आधा ही धन आ पाया। तो इसका मतलब ये टोटल धनराशि जो है वो x/2 के बराबर है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है कि आपके यहां तक समझ पाए होंगे या कोई दिक्कत। देखो भाई, पहली बाजी x रुपए लेके गया, 100 रुपए जीत लिए तो x + 100, लेकिन आधा वापस जमा करा लिया तो आधा उसके पास बचा। अब इस धन को लेके दूसरी बाजी खेलने बैठ गया, जीत गया तो 100 रुपए और इस टोटल धनराशि का आधा वापस कर दिया। अब तीसरी बाजी के लिए इतना धन लेके बैठ गया जी, तो 100 रुपए जीतते ही मिले और टोटल धनराशि का आधा वापस कर दिया, तो आधा लड़के के पास बचा। और कहा गया कि 3 बाजी के बाद उसके पास जो धनराशि है वो टोटल धनराशि का आधा ही है। तो टोटल धनराशि अगर x थी तो आधा क्या होगा बच्चे, इसका x/2 होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करूं बच्चे, तो आप कहोगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब देखो, अगर मैं इस 1/2 की बात करूं तो 1/2 का मतलब क्या होगा, अगर 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट होगा कितना, x/2 प्लस अगर 1/2 की मल्टीप्लाई 100 में करूं तो रिजल्ट कितना होगा 50 और प्लस कितना 100। ये रिजल्ट कितना हो गया भाई 150 और इसकी मल्टीप्लाई किसने में जी, तो आप कहोगे कि 1/2 प्लस कितना 100। बोलो जी, यहां तक का सोल्यूशन हुआ जी आपका। यानी कि आपने इसे 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी और इसको सोल्व आउट, इस ब्रैकेट पहले आपने केवल इस ब्रैकेट तक को सोल्व आउट कर लिया, तो वो रिजल्ट ये है। अब आप 1/2 की बात करोगे बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे x होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका। अब भैया 1/2 की मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे कि ये x बटे क्या होगा 4 होगा। अब ध्यान से समझो, क्या 100 और 50 कितने हो चुके 150। अगर 150 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 75 होगा, हाँ है ना। तो आप कहोगे बिल्कुल जी 75 होगा। कितना होगा 75 होगा, तो 75 प्लस कितना, अब भाई 1/2 इसके साथ सोल्व आउट हो चुका, तो बचा हुआ क्या है 100 है, तो बराबर क्या हुआ x के हुआ। तो आप कह सकें जी कितना, तो आप कह सकें कि x/4। आप इस x को इस तरफ ले आओ तो क्या कहोगे माइनस के x बराबर, अगर 75 और 100 उस साइड गए तो माइनस के 175 होगा बच्चे। अगर सोल्व आउट करो तो सोल्व आउट होगा माइनस के 3x बटे कितना होगा 4, यानी कि 4 यहाँ जाएगा तो माइनस के 4x होगा, तो x - 4x 3x होगा माइनस के, इक्वल टू माइनस के 175 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ बच्चे, तो x की वैल्यू क्या हुई, तो x की वैल्यू हुई कि 4 की मल्टीप्लाई 175 में, तो रिजल्ट क्या होगा 700। और यहाँ x के साथ 3 गुना में है तो किस में जाएगा बच्चे, डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 700/3 है। यानी कि वो लड़का जो धनराशि लेके गया, यानी कि जो जुआरी था वो कितना धन लेके गया, तो आप कहोगे कि वो जुए घर में 700/3 रुपए लेके गया। कितने लेके गया मेरे बच्चे 700/3 रुपए लेके गया। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, कि एक अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, या फिर आप एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा सोल्व करोगे या दोबारा आप वॉच करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से सवाल समझ में आएगा मेरे बच्चे। और अगर तब भी आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट किसी भी क्लास के अंदर मैं आपको इस सवाल को दोबारा समझा दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि अब इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोल्व आउट ना कर पाए, क्योंकि जो लैंग्वेज इसकी थी वो मैं आपको समझा चुका बच्चे। और उसके बाद आप कैलकुलेशन तो आसानी से कर ही पाओगे, कि कैलकुलेशन तो आप बच्चे कर ही पाओगे। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे बच्चे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए बच्चे, आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, किसी पुस्तकालय में 20% बुक्स हिंदी, बची हुई बुक्स का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई बुक्स का 30% फ्रेंच तथा बची हुई किताबें 6300 हैं। तो पुस्तकालय में टोटल बुक्स कितनी है आपसे फाइंड आउट करने की डिमांड की गई कि आप बताओ कि पुस्तकालय में टोटल किताबें कितनी है मेरे बच्चे। अब आप एक बात बताओ, क्या उसने टोटल का 20% हिंदी है तो बची हुई का 50% है, और उसके बाद जो बची उसका कितने परसेंट, 30% फ्रेंच है, और उसके बाद जो बची हुई शेष बुक्स है वो कितनी है मेरे बच्चे, 6300 किताबें हैं, जो क्या है, किसी धार्मिक किताबें हैं, कोई क्या है, धार्मिक किताबें हैं। तो इसका मतलब हर बार आपको शेष का डाटा दिया गया है। क्या दिया गया, शेष दिया गया, बची हुई दी गई हैं, बची हुई दी गई हैं। लेकिन क्या यहां हर बार आपको ऐसा कहा गया कि बचने के बाद 100 किताबें मुफ्त दी गई? नहीं नहीं। तो इसका मतलब है कि बच्चे आप यहां सक्सेसिव का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बच्चे, तो ध्यान से समझिए किस तरीके से। आपने कहा कि किसी पुस्तक में 20% बुक्स हिंदी हैं। कितने परसेंट है बच्चे हिंदी? तो आप कहोगे कि 20% बुक्स क्या है, हिंदी है। अगर मैं कहूं कि 20% का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि 20% का मतलब 1/5 होगा। यानी कि अगर 5 टोटल बुक्स होंगी तो उनमें से एक बुक हिंदी होगी, तो बची हुई किताबें कितनी होंगी मेरे बच्चे, 4 होगी। क्या होंगी, रिमाइंडर क्या होगा आपका, 4 होगा। यानी कि बची हुई किताबें कितनी होंगी, रिमेनिंग बुक्स कितनी होंगी, 4 होंगी। अब आपने कहा बची हुई किताबों का 50%, तो 50% का मतलब कितना होगा, 1/2 होगा। और 1/2 होगा तो इसका मतलब है कि अगर बची हुई किताबें 2 यूनिट थी तो उसमें से 1 यूनिट किसकी है बच्चे, इंग्लिश की है। यानी कि अगर बची हुई किताबों में से टोटल किताबें 2 हैं तो उनमें से बची हुई कितनी है, 1, क्योंकि 2 में से 1 बुक किसकी है, अंग्रेजी की है। तो बची कितनी बच्चे, 1 किताब बची। तथा बची हुई शेष बुक्स का 30%, तो 30% का मतलब कितना होगा, 3/10 होगा। कितना होगा, 3/10 होगा। यानी कि अगर बची हुई टोटल किताबें 10 हैं बच्चे, तो उसमें से 7 क्या है, फ्रेंच हैं। तो 10 में से अगर 7 फ्रेंच हैं तो बची कितनी किताब, 7 किताबें बच्चे। यानी कि अब आप परसेंटेज में दिए गए डाटे का एनालिसिस कर चुके बच्चे। तो अब आप क्या कहोगे कि अगर मैं यहां बात करूं तो क्या कैंसिल आउट होगा, तो आप कहोगे कि 2 से 2 बार और 2 से कितना, 5 बार। तो 5 पंजे 25, यानी कि 25 यूनिट अगर शुरुआत में आपके पास बुक थी तो आज आपके पास बुक कितनी है, तो आप कहोगे मेरे बच्चे 7 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। कितनी है, 7 यूनिट है। लेकिन जो ये 7 यूनिट किताबें हैं ये बची हुई किताबें हैं। क्या है, बची हुई किताबें हैं, यानी कि आपकी ये शेष बुक्स हैं, ये कुल किताबें थी आपकी। तो मेरे पास अगर टोटल बुक्स 25 यूनिट है तो आज कितनी बची मेरे बच्चे, 7 यूनिट। तो ये कब बची, ये तब बची जब मैं 20% बुक्स को हिंदी कहा और बची हुई का 50% इंग्लिश और बची हुई शेष का क्या, 30% फ्रेंच बुक कहा। तो इसके बाद इन तीनों परसेंटेज के बाद मेरे पास 7 यूनिट बचे। अगर तीनों परसेंटेज के बाद मेरे पास 7 यूनिट किताबें बची तो आप बताओ कि तीनों परसेंटेज के बाद आपके पास बुक्स कितनी होनी चाहिए थी, 6300 बची हुई बुक्स थी। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे 7 यूनिट का मान कितना होगा, 6300 बुक्स होंगी। कितनी बुक्स होंगी, 6300 बुक्स होंगी। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा भाई, तो आप कहोगे कि जो 1 यूनिट का मान होगा वो कितना होगा, तो होगा 6300 बटे 7, यानी कि 900 बुक्स। कितनी बुक्स जी, 900 बुक्स। तो भाई आपने कहा कि इनिशियल टोटल बुक्स बताओ, कुल किताब बताओ कितनी है, तो 25 यूनिट का मान कितना, तो आप 25 गुना कितना जी, 900। तो कितना, 0 0 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22, यानी कि 22,500 टोटल बुक्स हैं जी। कितनी बुक्स हैं जी आपकी, तो आपकी बुक्स हैं 22,500 आपकी मेरे बच्चे टोटल बुक हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर, उस पुस्तकालय के अंदर आपकी टोटल बुक्स कितनी है मेरे बच्चे, 22,500 हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और मेरे बच्चे अगर आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाएं कि भाई आपको पसंद है या नहीं, या किस तरीके से आपका अनुभव आज की क्लास का रहा मेरे बच्चे। और इसके साथ साथ भाई जो भी अपने साथी को जोड़ने की मतलब कि जुड़ सकता है आप उनको जोड़िए, और हो सके तो उन्हें मतलब कि 8-15 से ही लाइव कराओ, कि 8-15 से ही, ताकि पूरी की पूरी क्लास को मेरे बच्चे ले पाए। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी।
और आप जो रीजनिंग की क्लासेस हैं 12 बजे से भी सर की रीजनिंग की क्लास है, तो आप बच्चे उसको भी अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपको बेनिफिशियल हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो बच्चे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।